all wild animals are basically very gentle. वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में अक्सर एक सवाल लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी में ख़तरा होता है। मेरा नेचर से लगाव बहुत बचपन से शुरू हुआ, जबकि मैं एक गांव में रहता था। वो प्री प्लास्टिक ईरा था। उस ज़माने में सारा कुछ ऑर्गेनिक ही होता था। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती थी गांव में जो वेस्ट होती हो या अपने आप रिसाइकल ना होती हो। घर से या किचन से जो कुछ भी वेस्ट जनरेट होता था वो गांव के बाहर एक छोटी सी जगह थी जहां सब लोग ले जाके डाल दिया करते थे, और वो वहाँ डिकम्पोज़ होता रहता था। और उसके बाद 6 महीने बाद वो किसान जो आते थे वो गधे के ऊपर उसको लाद के अपने खेत में ले जाते थे, वहाँ फैला देते थे। दैट वाज अ नेचुरल मैन्योर। ज़्यादातर गांव जो है वो थोड़े से एक टीले पे बसे होते थे, और उससे क्या होता है, गांव का जितना बरसात का पानी होता था वो बह के बाहर निकल जाता था। देयर वाज नेवर एनी फ्लडिंग इन द विलेज। और गांव के चारों तरफ 6 पॉन्ड्स थे जो हुड़ कहलाते थे वो, और सारा पानी उसमें एक्यूमुलेट हो जाता था, और वो धीरे धीरे वाटर टेबल को रिचार्ज करता रहता था। तो मेरी पहली याद जो है बर्ड्स की वो है, एक तो रेड वेटल्ड लैपविंग बहुत हुआ करते थे, टिटेरी जिसे हम कहते थे, और वो बहुत शोर मचाती थी। हाउस स्पैरोज़ घर के अंदर वरांडों में घोंसले बनना बड़ी मामूली बात होती थी। वीवर बर्ड्स कॉमन होते थे। तो इसी सारे माहौल में मैं बड़ा हुआ। जब हम लोग पालम से शिफ्ट हुए तो गुड़गांव आ गए थे, और गुड़गांव में हमने पहली बार ये देखा कि सर्दी के दिनों में बहुत सारे बर्ड्स जो हैं ओवरहेड उड़ के और एक डायरेक्शन में जाते हैं। फादर ने ये बताया कि यहाँ आगे एक सुल्तानपुर नाम की जगह है, वहाँ पे एक झील है, और ये पक्षी बहुत दूर से आते हैं, और ये इनकी एनुअल माइग्रेशन होती है। तो इस बात से हम लोग बहुत फैसिनेट हुए, और लाजमी बात है अगले दिन साइकिलें उठा के हम तीनों भाई जो है वो सुल्तानपुर चल दिए। और वहाँ जाके जो हमने देखा तो वो पूरी झील जो है वो उस वक्त के नंबर्स आज इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि कितने बर्ड्स आया करते थे। झील में पानी कहीं दिखाई नहीं देता था, पूरी वो कवर्ड रहती थी, इतनी किस्म की डक्स उसमें आती थी। तो ये सब चीज़ें देख के उसी टाइम पे नेचर के साथ में कुछ एक लगाव सा हो गया। फिर मैं आर्ट कॉलेज चला गया, और उसके बाद एडवर्टाइजिंग में चला गया, पर एडवर्टाइजिंग में को बहुत ज़्यादा मन लगा नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मैंने एडवर्टाइजिंग छोड़ दी और एक किताब के ऊपर काम करना शुरू किया। सोचा कि कुछ फ़ोटोग्राफी करेंगे, कोई नेचर से रिलेटेड काम करेंगे। तो मैं एक ट्रैक पे वैली ऑफ फ्लावर्स चला गया। वैली ऑफ फ्लावर्स turned out to be an absolute turning point for my life. लेट 70s की बात है। वैली को कोई प्रोटेक्शन नहीं थी उस ज़माने में। जो हेमकुंड वहाँ उसके पास में एक सिखों की श्राइन है, वहाँ बहुत यात्री जाते थे, और वो घोड़ों पे बैठ के वैली ऑफ फ्लावर्स में चले जाते थे, और काफ़ी पौधों को नुकसान होता था। दूसरा, जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं वो ट्रेडिशनली उसमें जाया करते थे। इतनी सारी हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरियां जो वैली ऑफ फ्लावर्स में से गुज़रती थी, तो वो भी कुछ बुशेस को खाती थी, तो कुछ नुकसान उससे होता होगा। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये अगर इसी स्पीड से, इस रेट पे अगर डैमेज होता रहा ये इकोलॉजिकल सिस्टम जो है तो शायद यहाँ आने वाले वक्त में बहुत सारी फ्लावर स्पीसीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और आगे आने वाली जनरेशन्स को देखने को भी ना मिले। यहाँ से पहली बार मेरे दिमाग में एक कंज़र्वेशन का कॉन्सेप्ट आया
कि क्या मैं एज ए फ़ोटोग्राफ़र कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे एडवर्टाइजिंग के दिनों के कुछ पुराने कॉन्टेक्ट्स थे मीडिया में, वो लोग बहुत लोगों को जानते थे, तो ऐसे ही कुछ कॉन्टेक्ट्स के थ्रू मैंने मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो थे उस वक़्त में, मिस्टर CPN सिंह, उनसे एक अपॉइंटमेंट लिया और मैंने जो तस्वीरें खींची थी वैली ऑफ फ्लावर्स में इतने दिनों में, वो लेके मैं एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए उनके पास गया। फॉर्चुनेट बात ये थी कि वो अपने स्कूल के ज़माने में एक बार कभी वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक पे गए थे, तो उनका एक कनेक्ट था वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ। और जब मैंने उन्हें वहाँ की सिचुएशन दिखाई कि तो वो काफ़ी कंसर्न्ड हुए और उन्होंने मेरे से पूछा कि हम क्या कर सकते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने उनको कहा कि इसको हम अगर नेशनल पार्क का स्टेटस दे दें तो उसमें एंट्री रेगुलेट हो जाएगी और जो नेशनल पार्क के ऊपर रूल्स लागू होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको प्रोटेक्टेड रखना जगह को। सो ही कॉल्ड हिज ऑफिसर्स और ऑफिसर्स ने एक चीज़ पॉइंट आउट की कि हमारे पास अभी तक जो प्रेसिडेंट है वो फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये इनिशिएट करने में प्रोसेस थोड़ा टाइम लग जाएगा और इसको मटेरियलाइज होने में भी वक्त लग जाएगा। तो बहरहाल वो जो ऑफिशियल मीटिंग थी वो तो इसी नोट पे ख़त्म हुई। उसके बाद में मैं मंत्री जी के साथ में बैठा चाय पी रहा था। उन्होंने कहा कि कोई सजेशन है कि इसको कैसे हम जल्दी कुछ कर सकें। वैली ऑफ फ्लावर्स में घांगरिया से जब जाते हैं, उस ज़माने में घांगरिया कहते थे, अब तो उस जगह को गोविंद घाट कहते हैं। तो घांगरिया से जब जाते हैं तो एक रिवर है, माउंटेन रिवर है, जिसका नाम हेम गंगा है या कुछ लोग पुष्प गंगा भी कहते हैं उसको। वही एक एंट्री पॉइंट है और उसको क्रॉस करने के लिए उस टाइम में एक छोटा सा लकड़ी का ब्रिज हुआ करता था। मैंने CPN सिंह साहब को ये सजेस्ट किया, मैंने कहा अगर वो ब्रिज ना हो तो कोई वैली ऑफ फ्लावर्स में नहीं जा पाएगा। He understood what I meant. In nutshell, what happened was that for the next 3 years वो पुल वहाँ नहीं था और कोई 3 साल वैली ऑफ फ्लावर्स में जा नहीं पाया, एंट्री नहीं हो पाई किसी की। और नेचर को 3 साल का टाइम बहुत होता है रीजनरेट करने के लिए, तो वैली एक बड़ी अपनी हेल्दी सी पोजीशन में आ गई। तब तक ये मेरा ख्याल है अर्ली 80s में किसी टाइम पे हुआ जब वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गई और उसके बाद वहाँ उसके माउथ पे जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑफिस बन गया। एक अच्छी बात मेरे लिए एनकरेजमेंट की ये रही कि ये बाद में सर एडमंड हिलेरी को एक बार जब इसका ज़िक्र हुआ तो उन्होंने मुझे हिमालयन एनवायरनमेंट ट्रस्ट का एक जो कंजर्वेशन अवार्ड होता है वो दिया इस काम के लिए। और मेरे को लगा कि कुछ लाइफ में मीनिंगफुल किया जा सकता है इवन बीइंग अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र और नेचर फोटोग्राफ़र। तो मैंने इनिशियली ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की, कुछ मैगज़ीन्स के लिए आर्टिकल्स देने शुरू किए, ITDC इंडिया टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कुछ तस्वीरें देनी शुरू की और थोड़ा बहुत उससे फाइनेंशियल गेन होता था बट नथिंग वेरी सब्सटेंशियल। बट आई डिसाइडेड टू स्टिक ऑन टू दिस। तो उन्हीं सब ट्रैवल्स के दौरान मैं एक बार आसाम में जब था तो मैं भी एक सफारी लेके काजीरंगा में चला गया। वो मेरा पहला एक्सपोजर था विद वाइल्ड लाइफ। उससे पहले मैं किसी वाइल्ड लाइफ एरिया में नहीं गया था और वो एक नई दुनिया थी। बड़ा कुछ वहाँ देखा, एक ही ट्रिप के अंदर कुछ तस्वीरें खींची। मेरे एक पब्लिशर क्लाइंट थे, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आप एक पिक्टोरियल किताब शूट करना चाहोगे, एंड आई ऑब्वियसली जम्प्ड एट दी थॉट। तो नॉर्थ कछार हिल्स आसाम में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर वो किताब करनी थी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि भारत के संविधान में एक ऐसा प्रोविज़न है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट 100% ट्राइबल होता है
तो वो डिस्ट्रिक्ट अपनी गवर्नेंस विद इन द स्टेट खुद कर सकता है और उसको वो एक ट्राइबल काउंसिल बना दी जाती है। वहाँ उसके इलेक्शंस होते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। तो एनसी हिल्स ऐसा ही एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट था। तो मैं वहाँ गया और वहाँ कोई 1.5 महीना मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ एक और अजीब सा फिनोमिना होता है जिसको जतिंगा बर्ड मिस्ट्री कहते हैं। कहा यह जाता था कि बर्ड्स वहाँ कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में रात के वक्त सुसाइड करते हैं। तो वो भी एक चैप्टर उस किताब का हिस्सा था, बिकॉज जतिंगा वहीं हाफलॉन्ग के पास में ही एक जगह है। जब मैं वहाँ गया और मैंने वो सारा फिनोमिना देखा तो मुझे ये समझ में आया कि बेसिकली बर्ड्स वहाँ रात को फॉग के दिनों में आते हैं, ये बात तो सही है और इसका कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता था। लेकिन जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे वो डिसोरिएंटेड बर्ड्स को मारते हैं, ये भी सच था। तो ये थोड़ी सी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ थी। मैंने उसके बारे में लिखा और उस किताब में इंक्लूड भी किया। बहरहाल वो किताब छपी बाद में और काफ़ी उसके बारे में चर्चा भी हुई। और वो किताब बेसिकली शुरू में ये था कि मुझे फ़ोटोग्राफ करनी थी और कोई और सज्जन थे, उन्होंने लिखनी थी। लेकिन अल्टीमेटली को किताब को लिखने का जो काम है वो भी मुझे ही सौंप दिया गया, क्योंकि मेरा वो उस इलाके के बारे में फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। एंड दैट इज़ हाउ आई बिकेम एन ऑथर। और उसके बाद में ये किताबों का सिलसिला आगे चलता रहा और अभी तक मैं ये 8 किताबें कर चुका हूँ, जिसमें से लास्ट जो थी वो कॉर्बेट नेशनल पार्क पे थी। और अभी मैं भरतपुर पे कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में आपको उनको रिस्पेक्ट करना है, आपको एक जो रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है। और 2 बातों का ख़ास तौर पे बहुत ख्याल रखना है कि एक तो जब भी कोई वाइल्ड एनिमल फीडिंग टाइम पे अपने प्रे के पास बैठा हुआ है, उस वक़्त उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने फूड को, अपने प्रे को, अपनी किल को प्रोटेक्ट करना। उस वक़्त आप अगर ज़रा सी भी उसको लगेगा कि थ्रेट है तो वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। बेसिकली इसलिए क्योंकि उसको अपना फूड प्रोटेक्ट करना है। दूसरी सिचुएशन होती है जब कोई मदर अपने बच्चों के साथ में होती है, तो वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है और बहुत एग्रेसिव हो सकती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वाइल्ड में सर्वाइवल जो है वो आसान नहीं होता उनके लिए। और वो हर थ्रेट को, ख़ास तौर पे वो थ्रेट जो उनके बच्चों के लिए है, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, उसको इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। तो अगर आपको वो परसीव करती है कि वो आप थ्रेट हैं, तो आपकी जान जोखिम में है। बाकी टाइम पे आप सेफ़ हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को डिस्टर्ब करने में। रही बात फ़ोटोग्राफी की, कई बार क्या होता है कि आप एक अच्छी तस्वीर खींच के लाते हैं और सब लोग कहते हैं कि यू हैव बीन लकी टू गेट अ पिक्चर लाइक दिस। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। उसके लिए मेरा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि लक जो है वो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक अपॉर्चुनिटी और दूसरी प्रिपेयर्डनेस। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि आपको कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक अच्छी तस्वीर खींचने की। लेकिन दूसरी जो चीज़ है प्रिपेयर्डनेस, उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, विच मीन्स कि आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है, ताकि जब वो छोटी सी एक विंडो आपको मिले अपॉर्चुनिटी की तो आप तस्वीर खींच सकें। क्योंकि जब कॉम्बिनेशन होगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप प्रिपेयर्ड थे, आपने तस्वीर ले ली, तो वो एक यादगार तस्वीर
बन जाती है। मेरी लाइफ में उसका जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, मेरी एक काफ़ी चर्चित तस्वीर है चार्जिंग राइनो की, जो मैंने आसाम में खींची थी बाद में एक बार। और वो ऐसा ही था कि वो एक ये राइनो बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था हमारी तरफ, और मैं उसकी एक तस्वीर खींच पाया। ये प्री डिजिटल ज़माने की बात थी, तो और सब कुछ मैनुअल होता था, फोकस भी मैनुअल होता था, हमें अपर्चर सिलेक्शन और शटर स्पीड सिलेक्शन ये सब भी मैनुअली करने पड़ते थे, और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उसको वेरी करना पड़ता। तो ये सारे काम करा के मैं उसमें 2 तस्वीरें खींच पाया, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी की विंडो जो थी वो बहुत छोटी थी, और 2 में से एक तस्वीर जो थी वो उतनी अच्छी फोकस में नहीं थी, तो एक परफेक्ट मिल गई, विच इज़ गुड इनफ। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अर्ली उठना पड़ता है, इसके बिना तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट होता है, जो एक्टिविटी होती है, वो अर्ली आवर्स में होती है, व्हेन ऑल द एनिमल्स, तो वो उस वक्त प्रेडेटर भी उसी वक्त एक्टिव होता है और प्रे भी उसी वक्त एक्टिव होता है, तो उस वक्त में आपको उस मूवमेंट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। So that is how the whole thing works. Baki, it's a very fascinating and very, very satisfying profession to be in. And the other thing now is that how can one use wildlife photography as a tool for conservation.